हाय डियर गाइस, कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मिस्टर राहुल, नाइस नाइस, आई एम फाइन, यू आल्सो गुड। डियर गाइस, हम ऑनलाइन क्लासेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मैं आज आइसोमेरिज्म टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आइसोमेरिज्म बोले तो समावयवता। एक्चुअली समावयवता होती क्या है? वे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं वे समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और इस घटना को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो आप एज ए ट्रिक ऐसे समझें, जैसे एक ही पिता की कई संतानें होती हैं, कई बेटे बेटियां होती हैं। पिता तो एक है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं उन सभी के प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी कि नहीं होंगी? कोई काला होगा, कोई भूरा होगा, कोई पढ़ने में होशियार होगा, कोई चोर होगा। प्रॉपर्टी तो सबकी डिफरेंट होंगी, लेकिन सभी का फादर एक ही है। एक ही पिता की जो संतान होती हैं वो सभी समावयवी होते हैं। डियर गाइस, तो अभी मैंने कहा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड isomers, and this property is called isomerism, समान अणुसूत्र वाले यौगिक। देखिए, जैसे हम लेते हैं पेंटेन को। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? C5H12। पेंटेन C5H12। पेंटेन को हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते? देखिए कैसे समझा सकते हैं पेंटेन को। पेंटेन को समझाया जा सकता है डियर गाइस, पेंटेन को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है। पेंटेन बोले तो C5H12। C5H12 इसका एक स्ट्रक्चर ही बन सकता है CH3 CH2 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 एंड CH3। CH3 CH2 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 CH3। तो क्या देख रहे हैं आप? आप यह देख रहे हैं कि ये जो सीधा इसका स्ट्रक्चर बन गया, इसे कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। इसे कहेंगे नॉर्मल पेंटेन गाइस। नॉर्मल पेंटेन को हम इस तरीके से भी इसे हम डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसमें से एक CH2 को हम किसी के साथ अटैच कर दें तो जिसके नीचे लगेगा, आपको मैं बता चुका हूं, वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसकी जो वैलेंसी कार्बन करने की 4 करने के लिए, तो हमने एक H कम कर दिया। समझ रहे हैं ना बात को? एक H कम कर दिया। अब क्या हो गया? इसे हम कहेंगे क्या? इट इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। तीसरा देखें इसी का, CH3 CH3 एंड CH3। आपको दिखाई दे रहा है ना? ये H एक्स्ट्रा है वैलेंसी के अकॉर्डिंग। 4 वैलेंसीज हो गई कि नहीं हो गई? पूरी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग कम वो हो रहा है, इसलिए क्या कर दिया? इसमें एक कम कर दिया तो हो गया। इट इज कॉल्ड नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। दिस इज N-pentane, isopentane and neopentane. These three have same molecular formula
दिस इज पेंटेन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं कि नहीं है। इट इज एन पेंटेन, स्ट्रेट चेन में है, एक ब्रांच है, इसमें डबल ब्रांच है। तो हम कह सकते हैं कि पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। कौन कौन से पेंटेन के 3 समावयवी हैं? बात आपकी समझ में आ गई। एन पेंटेन, सेकेंड वन इज आइसोपेंटेन एंड थर्ड वन इज नियोपेंटेन। आ गया समझ में? फिर आगे चलता हूं। तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म है सेम molecular formula and have different properties is called isomers, and this hypomenon is called isomerism. Clear this point? फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए मैं एक और सेकंड एग्जांपल आपको देता हूं। C2H6O। अभी जो मैंने पेंटेन का उदाहरण दिया था वो थी हाइड्रोकार्बन, दैट वाज हाइड्रोकार्बन। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं है गाइस? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी आ रही है, तो दिस इज नॉट हाइड्रोकार्बन। देखिए इसके में ये 2 कंपाउंड्स बना सकता हूं, नंबर 1, नंबर 2, CH3CH2OH, CH3OCH3। व्हाट इज दिस? मेरा जो कल का लेक्चर था, बिफोर फर्स्ट डे जो लेक्चर था, मैंने आपको बताया था जिसका फंक्शन ग्रुप ये होता है, O होता है। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका होता है? ईथर का होता है कि नहीं होता? ये जनरल फॉर्मूला किसका? ईथर का है। और ROH जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है? एल्कोहल का होता है। तो इन दोनों का, ईथर और एल्कोहल दोनों का फॉर्मूला C2H6O है कि नहीं? फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है ना? लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है? एक में ईथर का है फंक्शनल ग्रुप और एक में एल्कोहल का है। दोनों का डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके गाइस, नेक्स्ट। अब मैं चलता हूं और इससे एक कदम आगे। क्या देखते हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, वर्गीकरण। हिंदी में कहते हैं समावयवता। समावयवता का वर्गीकरण, समावयवता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। समावयवता जो होती है, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूं। समावयवता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। समावयवता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। दिस इज कॉल्ड structural isomerism and this is called stereo isomerism. This is structural isomerism and this is stereo isomerism. जो संरचनात्मक समावयवता जो होती है, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, इसके फिर ये मेन डिफरेंस होते हैं 5। सबसे पहला होता है चेन आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं इसे श्रृंखला समावयवता।
चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है पोजीशन, हिंदी में कहते हैं स्थिति समावयवता, तीसरी होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक, फंक्शनल ग्रुप थी ना, क्रियात्मक समूह समावयवता, अगली होती है मेटामेरिज्म, मध्यावयवता, और लास्ट होती है ट्यूटोमेरिज्म, चलावयवता। त्रिविम जो समावयवता होती है इसके दो प्रकार होते हैं। त्रिविम समावयवता के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ज्यामितीय समावयवता और अगली होती है प्रकाशिक समावयवता। दोबारा सुने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मेन 5 टाइप्स होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है इसके दो होते हैं, ज्यामिति ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये दो प्रकार होते हैं। समझ गए ना? स्ट्रक्चर और स्टीरियो को सबसे पहले मैं समझाता हूं। चार्ट आप दोबारा से समझ लें, क्लासिफिकेशन इसका मैंने किया। सबसे पहले मैं लेता हूं संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। नंबर ए, संरचनात्मक समावयवता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिन कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है, वे संरचनात्मक समावयवी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहते हैं उनको? संरचनात्मक समावयवी यौगिक। तो डियर गाइस, इसका ट्रिक आप समझ लीजिए। किसी भी आइसोमेरिज्म को डिफाइन आप करने के लिए क्या करोगे, जो हेडिंग होता है उसको तो डिफरेंट करना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी में सेम करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहां, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, वो कहलाते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर्स। और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अणुसूत्र समान हो, संरचना भिन्न भिन्न हो, वो कहलाते हैं क्या? संरचनात्मक समावयवी। डियर गाइस, फिर हम आगे चलते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए आप। अभी जैसे मैंने
जो पेंटेन का अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसके मैंने आपको 3 बताए थे, एन पेंटेन सीधी श्रृंखला, दूसरा बताया था आइसोपेंटेन, तीसरा बताया था नियोपेंटेन। इन तीनों का आपने क्या देखा था, इन तीनों के अणुसूत्र तो वही था C5H12, तीनों का अणुसूत्र तो C5H12 था, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट था। तो इसलिए वह जो एग्जाम्पल था वो संरचनात्मक समानता को भी इंडिकेट कर रहा था। तो डियर गाइस, आपकी समझ में आ गया होगा, जो संरचनात्मक समावयवता होती है यह पुनः 5 प्रकार की होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। कितने भागों में बांटा गया है इसको? 5 टाइप्स में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पांच प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं लेता हूं चेन आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं श्रृंखला समावयवता। चेन आइसोमेरिज्म को कहते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है गाइस? अणुसूत्र समान लेकिन श्रृंखला भिन्न भिन्न। Same molecular formula but different chain. The compounds which have same molecular formula and have different chain are called chain isomers, and this phenomenon is called structural isomerism. आगे ना बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछिए। हाँ जी, आ गया ना? गुड। तो ये था बेटर, समझ गए होंगे। देखिए C6H14, what is this? This is हेक्सेन। इसकी स्ट्रक्चर में बना रहा हूं CH3 CH2 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 and CH3. This is N हेक्सेन। जो सीधी श्रृंखला होती है उसे कहते हैं नॉर्मल। कॉर्नर पर हमेशा याद रखना एल्केन में CH3 होती है दोनों तरफ, बीच में हमेशा CH2 होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए ऐसा होता है। अब देखिए इसका मैं दूसरा बना सकता हूं। इन CH2 में से किसी को भी ब्रांच के रूप में अटैच कर सकता हूं, कहीं भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 और 1 6, एक बार ब्रांच बन गई तो इसे कहेंगे आइसोहेक्सेन। इसका तीसरा क्या बन सकता है? इसको ब्रांच इसके नीचे 2 लटका सकते हैं। क्या हो गया ये डियर? ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी कहलाएगा आइसोहेक्सेन। ये जब तक आइसो कहलाएंगे तब तक इनके नीचे ये ब्रांच लगती जाएंगी। इसके नीचे एक CH3 लग रही थी, इसके नीचे 2 CH3 लग रही, तो ब्रांच में बी डिफरेंट, लेकिन अगर ब्रांच होती है तो उसे हम आइसो ही बोलेंगे, क्योंकि आइसो का मतलब होता है समान अणुसूत्र वाले। समझ रहे हैं ना बात को? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तीसरा देखिए इसका क्या बन सकता है? 3 तो ये बन गए, सीधी श्रृंखला, एक ब्रांच वाली, डबल ब्रांच वाली। चौथा इसका क्या बन सकता है हेक्सेन का? CH3 CH3 CH2 CH3। बना कि नहीं बना? 1 2 3 4 5 6। दिस इज कॉल्ड नियो
हेक्सेन। नियो में क्या होता है, नियो में डबल ब्रांच होती है, क्रॉस में ऊपर नीचे, बाकी इन सभी की दूसरा एग्जांपल और मैं एक बनाता हूं, पेंटेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। बिफोर सम टाइम आई हैव डिस्क्राइब्ड C5H12 1 2 3 4 CH3 CH2 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 CH3, ये कहलाएगी नॉर्मल पेंटेन। दिस इज नॉर्मल पेंटेन। CH3 CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5, दिस इज आइसोपेंटेन। and third one is CH3 CH3 and CH3, this is called neopentane। तो इन तीनों का आप क्या देख रहे हैं, सभी का अणु सूत्र समान है, लेकिन सभी की श्रृंखला भिन्न भिन्न है या नहीं है। तो जब जब अणुसूत्र समान होगा, श्रृंखला भिन्न भिन्न होगी इस टाइप से, तो वहां होगी क्या, वहां होगी श्रृंखला समावयवता, वहां होगी श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 लेता हूं मैं, स्थिति या स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थिति समावयवता में क्या होता है गाइस, फिर वही कहूंगा, ये चीज तो डिफरेंट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। द कंपाउंड which have same molecular formula but have different position of double bond and functional group are called position isomers, and this phenomenon is called पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ गए ना। इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, एंड दिस phenomenon is called पोजीशन आइसोमेरिज्म। समझ गए होंगे बात को। अब देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, नाम इनका सेम होता है डियर, पेंटेनॉल 1, पेंटेनॉल 1 एंड पेंटेनॉल 2 में क्या देख रहे हैं, दोनों का नाम तो सेम है, लेकिन 1 और 2 अलग अलग हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, कल मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, वो सॉरी इनका नोमेनक्लेचर पढ़ाया था मैंने अल्कोहल का, तो पीछे जो 1 और 2 लगता है वो क्या डिनोट करता है, पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप OH। जैसे पेंटेनॉल 1 तो OH 1 कार्बन पे लगेगा, पेंटेनॉल 2 OH कार्बन 2 पर रहेगा। क्लियर दिस। देखिए कैसे, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4, दिस इज
1 2 3 4 5 पेंटेनॉल 1 फंक्शन ग्रुप से गिना करते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, पेंटेनॉल 1 हो गया। दूसरा देखिए पेंटेनॉल 2 CH3 CH2 CH2 CH3 और यहां लगा हुआ है OH, यहां लगा हुआ है OH। 1 2 3 4 5 ये हो गया पेंटेनॉल 2। और एक और एग्जांपल देता हूं इसका, आपकी समझ में कम आया होगा। देखिए इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे पेंटेनॉल का दिया मैंने, ब्यूटीन 1 एंड ब्यूटीन 2। ब्यूटीन 1 ब्यूटीन बनाना सिखा रहा हूं, कार्बन 4 आएंगे क्योंकि ब्यूट के लिए। 1 का मतलब है डबल बॉन्ड 1 पर और सारे सिंगल बॉन्ड, 2 3 4 बॉन्ड और सारे सिंगल बॉन्ड। ब्यूटीन 1 में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड यहां दिख रहा है कि नहीं। अब इनकी वैलेंसी पूरी करिए, यहां 2 और 1 3, एक और H लगेगा, CH2 CH3। दिस इज ब्यूटीन 1, डबल बॉन्ड यहां देख रहे हैं आप। दूसरा देखिए CH3 CH3 CH एंड CH। इन दोनों में आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है? बोलिए, आप बोले काली शर्ट वाले बाबू। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सही कहा ना भाई ने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और डिसिमिलरिटी क्या है आप बताएं? नहीं आप नहीं, आप बताइए। यस, समानता नहीं है डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो आप देख रहे हैं अलग अलग पोजीशन पे है कि नहीं, है या नहीं है। यहां 1 2 3 4 1 और 2 के बीच में है तो ब्यूटीन फर्स्ट हो गया। ये जो डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में है तो ये ब्यूटीन 2 हो गया। क्लियर गाइस, ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2। अब देखिए तीसरे प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है वो है क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। नाम से ही पता लग रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ऑलवेज सेम रहता ही है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। मैंने कहा था जो चीज हेडिंग होती है, जो स्टार्टिंग में पूछी जाती है, उसे डिफरेंट लिखना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सदैव सेम लिखना है। तो क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। वो कंपाउंड्स कहलाते हैं क्रियात्मक समूह समावयवी। और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो क्या कहेंगे, समान अणुसूत्र लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न, ये इसकी पहचान होती है। एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले दिया था C2H6O का, याद करिए। C2H6O एक बनेगा इसका ईथर, बताऊंगा कैसे बनेगा, और एक बनेगा C2H5OH, एक बन गया मेथॉक्सी मेथेन, और एक बन गया एथेनॉल।
एक बन गया मेथॉक्सीमेथेन और दूसरा बन गया एथेनॉल। तो डियर गाइस, अब देखिए इसमें क्रियात्मक समूह समावयवता में होता क्या है। क्रियात्मक समूह समावयवता के 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के द्वारा फॉर्मेशन होता है। क्रियात्मक समूह समावयवी का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, बाई 3 फॉर्मूलाज के द्वारा होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 CnH2n प्लस 2O आ रहा हो। दूसरा फॉर्मूला CnH2nO आ रहा हो। और तीसरा है CnH2n-2O आ रहा हो। O तो तीनों केसेस में आएगा। इन 3 में बनता है क्रियात्मक समूह समावयवता। इन 3 में बनती है क्रियात्मक समूह समावयवता। जैसे पहला ये है, तीनों आपके समझ में आ गए। अब मैं लेता हूं सबसे पहले को। इसके द्वारा इसमें क्या है कि एक तो बनता है इसमें ईथर और दूसरा बनता है इसमें एल्कोहल। एक बनता है ईथर और एक बनता है एल्कोहल। आप याद रखना, ईथर का बताया था मैंने ROR, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। होता है कि नहीं होता? मतलब जब 2 गुने से H की संख्या 2 अधिक हो, 2 गुने से कार्बन के 2 गुने से H की संख्या 2 अधिक हो, तब ईथर और एल्कोहल बनते हैं। जैसे C3H8O, 3 का 2 गुना करिए 6 हो गया, ये 8 है तो 2 ज्यादा है कि नहीं? 2 गुने से 2 ज्यादा हो तो क्या होता है? 2 गुने से जब 2 ज्यादा H होते हैं तो वहां एक एल्कोहल और एक ईथर बनता है। अब देखिए कैसे बनेगा। इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं मैं। कार्बन आपके पास 3 है, पहले 3 कार्बन लिख ली, एक O लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, चाहे यहां लिख लीजिए, बीच में आता हमेशा ईथर में, O लिख लिया। CH3 कॉर्नर पे हमेशा 3 H आया करते हैं, बीच में हमेशा 2 H आया करते हैं। 3 3 6 और 2 8। कार्बन 3 है कि नहीं? हाइड्रोजन 8 है कि नहीं? 3 3 6 और 2 8, एक ऑक्सीजन। दिस इज मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर क्यों है? जब ये दोनों जो सेम नहीं होते तो इसका फॉर्मूला होता है ROR-। ROR- जब होता है तो उसे कहते हैं मिक्स्ड ईथर, मेथॉक्सी एथिक। छोटी चेन में ऑक्सी लगता है, कल बताया था। मेथॉक्सीमेथेन, मेथॉक्सीमेथेन। दूसरा देखिए, फिर 3 कार्बन लिखिए और कॉर्नर पर लिखा जाता है, इसमें आपको पता है ROH में कॉर्नर पर, बीच में सभी जगह 2 होगा और यहां CH3 होगा। CH3 CH2 CH2OH। तो क्या बात समझ में आई आपकी में कि इन दोनों का ईथर और एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनका क्रियात्मक समूह डिफरेंट होता है। जब क्रियात्मक समूह डिफरेंट होगा तो वहां होगी क्या? क्रियात्मक समूह समावयवता। बात आगे समझ में नहीं आई? दूसरा देखिए, अभी मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूं आपको, ईथर और एल्कोहल का ही। यही तो था CnH2n+2O। इसी का दूसरा देखिए, C4 है तो H कितने होंगे? इसका 2 गुना करिए, डबल करिए और 2 जोड़ दीजिए, 10 हो गया। C4H10O, C4 लिख लीजिए, C4 लिख लिया, दोनों बार C4 लिख लिया।
एक बार OH बनाना है इसका, एक बार O बनाना है। बीच में हमेशा 2 लिखा करते हैं और कॉर्नर पर हमेशा 3 लिखा करते हैं। कॉर्नर पर 3, बीच में 2। इन्हें गिन के देखिए, कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन 10 होंगे दोनों में, और O 1 होगा। तो दिस इज ROR, ये भी C2H5 है, ये भी C2H5 है, सेम है। तो इसे क्या कहेंगे? एथॉक्सी एथेन। ईथर में मैंने आपको कल बताया था कि एक तरफ को ऑक्सी लगती है, एक तरफ को एन लगता है, एथॉक्सी एथेन। दूसरे में देखिए 1 2 3 4, 4 पे क्या हो जाएगा? ब्यूटेन ऑल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है ना? 1 क्यों लिख देंगे? क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर OH है। दिस इज ब्यूटेनॉल 1। तो याद रखना आपको, जब जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O हो, अर्थात कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 ज्यादा हो, तो क्या करते हैं? तो करते हैं एक ईथर बनाते हैं और दूसरा एल्कोहल बनाते हैं। समझ में आ गया गाइस? बताइए, आ गया ना? वेरी गुड, पूछ लेना फिर दोबारा उसे। अब मैं लेता हूं 3 बताए थे मैंने अभी, दूसरा लेता हूं जब CnH2nO हो, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी हो, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी हो, तो एक बनता है कीटोन और दूसरा बनता है एल्डिहाइड। तो याद रखेंगे सदैव, जैसे एल्कोहल और ईथर दोनों क्रियात्मक समूह समावेवी थे, वैसे ही एल्डिहाइड और कीटोन भी क्रियात्मक समूह समावेवी हैं। एल्डिहाइड और कीटोन भी क्रियात्मक समूह समावेवी हैं। कैसे हैं? मान लो हमने C3 ले लिया तो H6 लेंगे, 2 गुना लेना है, हमेशा याद रखना, 2 गुना लेना है इसमें, C3H6 हो गया। तो देखिए, कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला होता है RCOR होता है, एल्डिहाइड का जो होता है RCHO होता है। एल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है RCHO होता है, और जो कीटोन का होता है RCOR होता है। अब देखिए, इसका कीटोन का हम C हमने 3 लिख लिया, बीच में O लगा दिया, H इधर लिख दिए, H इधर लिख दिए, ये हो गया। कीटोन में 3 कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन पर क्या होता है? प्रोपेन, इसका अनुलग्न होता है ONE, पूरा नाम हो गया प्रोपेनॉन। कीटोन के नाम के पीछे ऑन लगाते हैं, याद रखना, और एल्डिहाइड के नाम के पीछे एल लगाते हैं। इसका कीटोन का अनुलग्न ऑन होता है ONE, और एल्डिहाइड का अनुलग्न एल होता है AL। क्लियर? दूसरा देखिए, और एक और, इसका ये दोनों बन गए, एक तो ये बन गया। अब इसका एक एल्डिहाइड बना रहा हूं मैं, CH3 CH2 CHO। देख रहे हैं आप, CO आ गया तो कीटोन बन गया, CO हमेशा बीच में आएगा और एल्डिहाइड हमेशा एल्कोहल की तरह कॉर्नर पे आएगा। इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन आ रहे हैं, प्रोपेनेल। एल्डिहाइड में एल लगता है और कीटोन में ऑन लगती है। अंडरस्टूड? ये होता है। इसका मैं दूसरा और एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे सपोज हम लेते हैं C5H10O, यही फॉर्मूला है कि नहीं? इसका 2N 10, 2 गुना, 1 2 3 4 5 कार्बन, दोनों बार हमने 5 लिख लिया। एक बार कीटोन बनाना, किसी पे भी बीच वाली पे CO कर दीजिए,
किसी पे भी कर सकते हैं। मैंने जो कहा था बीच में हमेशा CH2 आती है और कॉर्नर पे CH3 आती है। अब चूंकि हमें एक एल्डिहाइड बनाना है तो हमने CHO लगा दिया, उसका क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप इज CO। तो दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 पेंटेनॉन 3 क्यों आया है? क्योंकि जो CO आ रही है वो 3 नंबर पे आ रही है, पेंटेनॉन 3, एंड दिस इज पेंटेनेल। क्योंकि एल्डिहाइड में नंबर क्रियात्मक समूह पर ही पड़ता है पहला नंबर, इसलिए इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। CHO हमेशा 1 पर ही होता है। ओके, अब मैं लेता हूं इसका तीसरा, क्या था? CnH2n-2O, क्रियात्मक समूह का तीसरा जनरल फॉर्मूला CnH2n-2O। जैसे देखिए C ये नहीं है, CnH2n-CnH2nO2 ये है, पहले सही कर लेना। CnH2nO2 है तीसरा पॉइंट, पीछे उसे सही कर लेना। अब जैसे C2H4O2 है, CnH2n मतलब हाइड्रोजन उससे 2 गुना होगा लेकिन ऑक्सीजन 2 आ रहे होंगे, इतना फर्क है केवल। ये इसका फॉर्मूला है CH3COH। देखिए CH3COH में क्या हो रहा है? कार्बन 2 आ रहे हैं, कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, 3 और 1 4, O के 2 आ रहे हैं, O के 2 आ रहे हैं। तो ये एथेनोइक एसिड कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था। COOH में जो अनुलग्न लगाते हैं ओइक एसिड लगाते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, अभी एक तो ये बनाया था मैंने CH3COOH, दूसरा क्या बनाऊंगा? COOCH3H। अब देखिए जब COO होता है तो उसे एस्टर कहते हैं, ये एक्स्टर का फंक्शन ग्रुप है। इसका आईयूपीएसी नाम होगा मैथिल, इधर को पहले लिखा करते हैं, कार्बन 1 आ रही है, मेथेनोएट, एंड दिस इज एथेनोइक एसिड, एसिटिक अम्ल। एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक अम्ल भी होता है। समझ गए ना बात को? एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसका। C3H6O2 क्या क्या बनेगा? याद रखना, एक तो एस्टर बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और एक एस्टर बनेगा। CH3COOCH3, ये एस्टर हो गया। दूसरा देखो CH2COOH, कितने कार्बन थे? 3, 1 2 3। कितने हाइड्रोजन थे? 6, 3 और 3 6, O2। ऐसे इसमें देखिए कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, O के 2। तो हमेशा याद रखना एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होते हैं। तो इसमें कौन कौन हुए? क्रियात्मक जो समावेवी होते हैं कौन कौन होते हैं? नंबर 1 ईथर व एल्कोहल, याद रखना। दूसरे कौन कौन होते हैं? बी कीटोन एवं एल्डिहाइड, और सी एस्टर व
कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 3 आइसोमर्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब आगे चलते हैं हम नंबर 4, मध्यावयवता। मेटामेरिज्म, अणुसूत्र समान, हर एक आइसोमेरिज्म में अणुसूत्र समान होगा। मध्य में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न एल्किल समूहों से जुड़ा होगा। इसको मैं कह सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो एल्किल ग्रुप्स होंगे दोनों तरफ वो अलग अलग होंगे। एल्किल ग्रुप क्रियात्मक समूह के हमेशा एक बात निकल के आ गई कि क्रियात्मक समूह बीच में होगा, मध्य में होगा, और वो क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से अलग अलग एल्किल समूहों से जुड़ा होगा। तब इसका नाम पड़ गया क्या? मध्यावयवता। मध्य में डिफरेंट, किसका स्थान डिफरेंट? क्रियात्मक समूह का। सेम क्रियात्मक समूह होगा लेकिन बीच में होगा, और वो अलग अलग एल्किल समूहों से जुड़ा होगा। समझ गए ना आप? डिफरेंट एल्किल समूह, बीच में क्रियात्मक समूह। क्लियर? एग्जांपल देता हूं। CH3 CH2 CO CH2 CH3। दूसरा देखो CH3 CO CH2 दो बार CH3। इसका C5 1 2 3 4 5 H10, इन दोनों का फॉर्मूला ये है C5H10O। इस फॉर्मूला के ये दो मध्यावयवी बन गए। क्यों बन गए? देखिए, क्रियात्मक समूह CO है, एक ही है। इसमें दोनों, इस पहले एग्जाम्पल में एल्किल समूह एथिल हैं और दूसरे एग्जाम्पल में एक तरफ को मैथिल है और एक तरफ को प्रोपेल है। अणुसूत्र दोनों का समान है, लेकिन दोनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं, इसलिए इसको कहेंगे हम मध्यावयवी। मध्यावयवी का मतलब होता है मध्य में क्रियात्मक समूह, सेम क्रियात्मक समूह डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूं मध्यावयवता का। CH3 CH2O CH2 CH3 CH3O CH2 CH2 CH3। समझ में आ गया होगा? इसमें दोनों तरफ एथिल और एथिल एल्किल समूह हैं, दूसरे में एक तरफ को एल्किल समूह है मैथिल और दूसरी तरफ को है प्रोपेल। दोनों एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं कि नहीं? तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा सबकी में? आप बताएं, आ गया ना? वेरी गुड। अब गाइस मैं इसका संरचनात्मक समावयवता का एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं। देखिए वो लास्ट नंबर 5, चलावयवता। चलावयवता को कहते हैं ट्यूटोमेरिज्म। चलावयवता ट्यूटोमेरिज्म।
समान अणुसूत्र जिन यौगिकों के हों, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु व द्विबंध की स्थिति भिन्न भिन्न हो। द्विबंध की स्थिति भिन्न भिन्न हो वो कहलाते हैं चरावयवी यौगिक। समान अणुसूत्र हो लेकिन हाइड्रोजन परमाणु व द्विबंध की स्थिति भिन्न भिन्न हो। एग्जांपल्स के द्वारा समझाऊंगा। एक बार क्या हुआ था गाइस, द्विबंध और हाइड्रोजन परमाणु में ऑलवेज फाइटिंग हो जाती थी, लड़ते झगड़ते रहते थे, दोनों फाइटिंग हो जाती थी। विद्वान लोगों ने इन दोनों में समझौता कराया और समझौता में यह तय हुआ कि जहां द्विबंध होगा वहां हाइड्रोजन हमेशा नहीं होगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा। कहां? जहां द्विबंध होगा वहां हाइड्रोजन कम हो जाएगा। इट वाज डिसाइडेड। लेकिन द्विबंध इतना बदतमीज है कि इसके पीछे आज भी पड़ा हुआ है, क्योंकि यार पुरानी लवड़ छोड़ी थोड़ी जाती है। हेमा मालिनी मीन्स हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड माने धर्मेंद्र, डी फॉर डबल बॉन्ड, डी फॉर धर्मेंद्र पीछे पड़ा हुआ है। एच मीन्स हेमा के, धर्मेंद्र पीछे पड़ा हुआ है किसके? हेमा के। पीछा नहीं छोड़ेगा कभी भी। ये लागी छूटे ना लागी छूटे ना। कैसे? देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप जानते हैं कीटोन रूप है। CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों का एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। देख लीजिए, इसमें डबल बॉन्ड नीचे है, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ये रहा ना, डबल बॉन्ड यहां है तो O के पास H तो नहीं है। हेमा तो आज भी पालन कर रही है, हाइड्रोजन तो आज भी पालन कर रहा है उस रूल का कि जहां डबल बॉन्ड होगा वहां नहीं होगा। लेकिन ये डबल बॉन्ड इतना बदतमीज है, यहां से चल के देखो यहां पहुंच गया, यहां से चल के देखो ये आ गया। लेकिन बेचारा ये वाला 3 जो हाइड्रोजन थे, इनमें से एक हाइड्रोजन निकल के डर के मारे हाइड्रोजन ये आ गया। डबल बॉन्ड, फिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहता है, डबल बॉन्ड फिर उतर के नीचे आ गया हाइड्रोजन, समझ गए ना, फिर ऊपर पहुंच गया। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड में और हाइड्रोजन परमाणु में आज तक प्रतिस्पर्धा छड़ी हुई है। इसे कहते हैं कीटो रूप, इसे कहते हैं इनॉल रूप, उसे कहते हैं कीटोन रूप। कीटोन इस फॉर्म में है और ये एल्कोहलिक फॉर्म में है। तो याद रखना हमेशा, कीटोन और एल्कोहल भी समावयवी होते हैं, वो होते हैं चलावयवी। कीटोन और एल्कोहल परस्पर क्या होते हैं? चलावयवी होते हैं। और एल्कोहल और ईथर परस्पर क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। एल्कोहल और ईथर क्रियात्मक समूह समावयवी, एल्कोहल और कीटोन चलावयवी। आ गया ना समझ में? हाँ भाई। अब लेते हैं हम नंबर 2, नंबर बी। ये हमने संरचनात्मक समानता बताई थी। नंबर बी लेते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? 2 चीज समान होती हैं, अणुसूत्र एवं संरचना समान होती है,
पहले वाली में संरचना भिन्न होती थी, लेकिन ध्रुवित प्रकाश के तल ध्रुवित प्रकाश के तल को यहां कहा गया है मिरर को। ध्रुवित प्रकाश के तल मिरर में समूह या परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। आप शॉर्ट में समझिए, अणुसूत्र और संरचना समान होती है, लेकिन विन्यास अलग अलग होते हैं, विन्यास बदल जाते हैं, फलक कोर बदल जाती है। अणुसूत्र समान होते हैं, विन्यास बदल जाते हैं, संरचना भी समान होती है। जैसे एक की चतुष्फल की संरचना होगी तो दूसरी की भी चतुष्फल की होगी, केवल चेंज होगा तो त्रिविम में स्थान, विन्यास चेंज हो जाएगा केवल। आगे ना एग्जांपल देता हूं, जैसे यह दो प्रकार की होती है। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1, ज्यामितीय समावयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें अणुसूत्र एवं संरचना समान, अणुसूत्र एवं संरचना समान, लेकिन ज्यामिति भिन्न भिन्न होती है। कैसे होती है भिन्न भिन्न? ACB देख रहे हैं आप, इधर ध्यान दें। ACB BCA दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं ये अक्ष समान है, ए के नीचे ए, बी के नीचे बी। इसमें देखें ए के नीचे बी और बी के नीचे ए। इसमें विन्यास चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अणुसूत्र समान है, विन्यास अलग है, यानी कि ज्यामिति अलग हो गई, फलक कोर चेंज हो गए। जब ये दोनों समान होते हैं तो उसको कहते हैं समपक्ष रूप, और जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो उसे कहते हैं विपक्ष रूप। समपक्ष रूप ये होता है विपक्ष रूप, समपक्ष रूप, विपक्ष रूप। ओके, इंग्लिश में कहते हैं दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म और दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म दैट इज ट्रांसफॉर्म। ज्यामितीय समावयवता का एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। CH3 C2H5 CH3 C2H5, दूसरा देखिए CH3 C2H5 C2H5 C2H5। तो यहां क्या आ जाएगा? यहां CH3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्यों आ जाएगी? कि ये दोनों फलक आपस में समान है दोनों तरफ, तो इसको कहेंगे सिस फॉर्म, और ये दोनों अलग अलग हैं तो इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म। समपक्ष रूप दिस इज विपक्ष रूप, ट्रांसफॉर्म एंड सिस फॉर्म। ज्यामितीय समावयवता में सिस और ट्रांसफॉर्म बनती हैं। इसके बाद में हम लेते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है गाइस?
त्रिविम का दूसरा रूप है प्रकाशिक समावयवता। इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समावयवता में क्या होता है डियर गाइस? अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन ध्रुवित प्रकाश के तल, थोड़ी देर पहले आया था, ध्रुवित प्रकाश के तल, जिसको यहां मैंने थोड़ी देर पहले मिरर या दर्पण कहा था, में विन्यास भिन्न भिन्न होता है। अणुसूत्र समान होते हैं, ध्रुवित प्रकाश के तल, दर्पण में विन्यास भिन्न भिन्न होता है। प्रकाशिक समावयवता का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में क्या होता है गाइस? देखिए मैं आपको बताता हूं। लैक्टिक अम्ल का उदाहरण है CH3, CHOH, COOH। जो सिरका होता है लैक्टिक अम्ल का ही एक उदाहरण है। खट्टा पदार्थ होता है लैक्टिक अम्ल। ये दूध से बनाया जा सकता है, मांस से बनाया जा सकता है और इसे फलों से भी बना सकते हैं। लैक्टिक अम्ल को सिरका आपने गन्ने के रस से भी बनाया होगा। तो देखिए लैक्टिक अम्ल को मैं, ये मैंने अभी सूत्र बताया था CH3, CHOH, COOH। तो देखिए जो क्रियात्मक समूह बड़ा होता है, ये COOH को ताव क्रियात्मक समूह कहते हैं, ये सबसे बड़ा होता है। फिर ये ले लिया, ये दोनों आ गए। अगर OH ये समान सामने की दिशा में होगा, CH अगर सामने की दिशा में होता है ये, तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई ऐसे तो घूमती है, क्लॉकवाइज डी रूप। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसे कहते हैं डी रूप। दूसरा देखिए दक्षिणावर्त भी कहते हैं इसको। C, इधर H चला गया, इधर OH आ गया। कब आएगा? अगर हम इसे दर्पण में देखेंगे, ये बीच में दर्पण लगा हुआ है मिरर, तो ये इस तरीके से बदल जाएगा, ये इस तरीके से बदल जाएगा, H उधर चला जाएगा, ये इनका स्थान वहीं रहेगा। इसे कहते हैं एल रूप, एंटी क्लॉकवाइज। यह है एंटी क्लॉकवाइज और यह है क्लॉकवाइज। अगर इधर पीछे को होता है तो विपरीत घड़ी की सुई की दिशा में क्रियात्मक समूह है, तो ये इसका एल रूप है, ये इसका। ये प्रकाशिक समावयवता हो गया। प्रकाशिक समावयवता के लिए आवश्यक होता है क्रेल, क्रेलिटी बहुत आवश्यक होती है। इसे कह सकते हैं असममित कार्बन परमाणु का होना बहुत जरूरी है। असममित कार्बनिक परमाणु का होना बहुत जरूरी है, तभी प्रकाशिक समावयवता होगी। क्रेलिटी का क्या मतलब है? ये लैक्टिक अम्ल आ गया समझ में। ये जो कार्बन आप लैक्टिक अम्ल में, ये वाला जो कार्बन देख रहे हैं, ये वाला बीच वाला, ये वाला कार्बन जिसको मैं स्टार कार्बन कह रहा हूं, ये कार्बन क्रेल कार्बन या असममित कार्बन कहलाता है। क्रेल कार्बन या असममित कार्बन कहते हैं जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग प्रकार के समूह या मूलकों से जुड़ी हों। इधर OH, इधर COOH, इधर H, इधर CH3, चारों तरफ मूलक परमाणु अणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, उस कार्बन को कहते हैं क्रेल कार्बन परमाणु या असममित कार्बन परमाणु। उसे कहते हैं क्रेल कार्बन परमाणु या असममित कार्बन परमाणु। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। प्रकाशिक समावयवता तभी संभव है, देखिए जैसे ये हाथ का उदाहरण है हमारा, हम यहाँ इस हथेली में यहाँ कार्बन मान लें
तो एक तरफ को उठा रहा है, एक तरफ को ये आ रहा है, उंगली आ रही है, एक तरफ को घड़ी वाला जैसा और एक तरफ को ये। तो ये जो कार्बन है, ये हमारा किरेल है। एक तरफ का एक विन्यास ये, एक विन्यास ये और विन्यास ये, चारों अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो हाथ जो होता है किरेलिटी का सबसे बेस्ट उदाहरण है हाथ। तो वही कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक समावता दर्शाते हैं जिनमें किरेल कार्बन परमाणु होता है। किरेल कार्बन परमाणु वो होता है जिसमें कार्बन की सभी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूहों या परमाणुओं से जुड़ी होती हैं। डियर गाइस, ये समावयवता आइसोमेरिज्म टॉपिक आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट्स करके बताएं। आपको अपडेट्स मिलती रहे, हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको डेली के डेली वीडियो जो हम डालते हैं उसकी अपडेट्स मिलती रहे। तो डियर गाइस, कल फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा चैप्टर लेके आएंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन वीडियो को लगातार देखते जाएं, जिससे कि लॉकडाउन का आपको भरपूर फायदा मिल सके। अन्यथा इस साल कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमारा सिलेबस पिछड़ सकता है। हमने इसी को देखते हुए छात्रों को प्रॉब्लम ना हो, मैंने ये ऑनलाइन क्लासेस सबसे पहले स्टार्ट किए। मेरे बाद में केमिस्ट्री के जितने भी लोग आए हैं वो सबसे बाद में आए हैं। तो मैं पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं खत्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं फिजिकल और जनरल केमिस्ट्री लूंगा। बीच बीच में मेरे रीजनिंग टॉपिक पर और कोरोना से संबंधित टॉपिक पर भी वीडियो आती रहती है। अब ज्ञानवर्धक वीडियोस भी मैं डालता हूं। आज जैसे कि मैंने डाली थी चाणक्य के अनुसार एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए, उसकी 4 क्वालिटीज चाणक्य ने बताई हैं। मेरे उस वीडियो को अवश्य देखें, आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे वीडियोस को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक्स गाइस। नेक्स्ट डे आई विल मीट यू 100%. Bye bye guys. Bye bye. Next to meet you next day. Thanks.